Hello friends, myself Rahul Advocate, and I do have more than 11 years experience in the field of direct and indirect tax. This is my YouTube channel, and we generally upload 4 to 5 videos related to ROC, income tax, TDS, GST and all in a week. Okay, so वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है, इसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं रघुवंश शर्मा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। और इस जो सिचुएशन अभी जो देश में चल रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सेक्शन है, कंपनीज एक्ट के में इसमें क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किसमें रिक्वायर्ड होती है, और कौन कौन और किस कौन 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 से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत हम ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो है इसमें सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगा और इसका क्या लीगल में जो कंपनीज एक्ट के अंदर में कहाँ डिफाइन किया गया है और इसकी क्या प्रोविजंस है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है और इसकी ये क्यों इसके ऊपर सेक्शन है और ये क्यों रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनीज एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट का जो मतलब होता है कि आप जो भी शेयर्स, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह की काइंड ऑफ जो भी सिक्योरिटीज को आप पब्लिक पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उसको आप इशू ना करके आप किसी ग्रुप या किसी जो लिमिटेड जो लोग हैं उनको आप ये शेयर इशू करते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट डिफाइंड एज एक्सप्लेनेशन सेकंड टू द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 means any offer of securities or invitation to subscribe securities to a select group of person by a company other than by way of public offer through issue of a private placement offer letter and which satisfy the condition satisfy the condition the conditions specified in the offer of invitation to the subscribed security should be given to select means कि प्राइवेट प्लेसमेंट ये चीज वो प्राइवेट प्लेसमेंट वो होता है जिसके अंदर में आप पब्लिक को शेयर इशू ना करके सेलेक्टेड ग्रुप को आप सिक्योरिटी देते हैं, ऑफर करते हैं, उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि जिस तरह से जब जैसे प्राइवेट कंपनी है या जो कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, तो नॉर्मली जो प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करती है, क्योंकि वो मार्केट में या फिर पब्लिक से पैसा जो भी है वो नहीं ले सकती है या सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकती है, तो वो अपने प्राइवेट प्लेसमेंट में जैसे कि मान लीजिए किसी ग्रुप को किसी कंपनी को दे दिया या आपने ही खुद के रिलेटिव्स को दे दिया या आपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो उनको इशू करते हैं सिक्योरिटीज, क्योंकि वट एवर द रिक्वायरमेंट इफ द कंपनी इज गोइंग ऑन दे नीड फंड, they need fund. So for the fund, raising the fund, it's a like a it's a option for the every company to make a private placement, not the offer the securities or invite the public, rather to invite or offer the securities to the group of people. What now important points related to the private placement under Companies Act 2013. Without prejudice to the provision of Section 26, the company may, subject to provision of this section, make private placement to issue a private placement offer letter. So, the provision of Section 24, company before issue of the any the securities for the issue through of private placement, if the company want to make a placement through issue the securities through private placement, it make a public offer. Then second,
Offer of securities or invitation of the subscribed security. SEBI made the limitation. If you raise the issue the securities through private placement, the numbers is not exceed 50 or such higher number as well. Okay, so the number is only 50. This includes this number is 50 and it may be maximum to 200. 200 people you can offer the private placement, offer the securities through private placement. And these numbers are pure qualified institutional buyers and employees of the company. If you make the offer to the qualified institutional buyers or employees, so these numbers are not included in the limitations of 50 and 200. Offers given under scheme of implied stock option as per the provision of the clause. Then of the securities in the financial year of such condition include form management private placement as very prescribed. If a company listed or unlisted make an offer to allot all securities buyers. The company there is no restrictions if the company is listed or unlisted, they can offer securities by private placement. The second thing, the company is listed और प्राइवेट लिस्टेड अगर कंपनी कोई प्राइवेट लिस्टेड है या लिस्टेड है वो भी इस तरह का जो एक जो है आप सिक्योरिटीज को ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकते हैं इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर आप बाहर से मतलब या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर पब्लिक ऑफर करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं देन प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में आप डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं और शेयर्स भी इशू कर सकते हैं जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर को इशू करते हैं जो भी इसका इन्विटेशन अगर आप देते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ के अंदर में अगर आपने एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो उसका टाइम होता है कि आप उसमें टाइम ड्यूरेशन डालते हैं कि 3 मंथ्स दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स और दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स अब उस बीच में उस ड्यूरेशन के अंदर में आप किसी भी तरह का कोई भी फ्रेश अलॉटमेंट जो है फ्रेश इन्विटेशन आप लेके नहीं आ सकते हैं ये जो है ये आपको जो कंपनी प्रोविजंस में ऑलरेडी दिया भी हुआ है कि आप कोई भी नया ऑफर उसी तरह का ऑफर जो ड्यूरेशन पीरियड है उसके अंदर लेके नहीं आ सकते जब तक कि आपका जो पुराना ऑफर जो आपने दिया हुआ है जो भी आपने ऑफर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट का पहले का जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है जब तक वो फुली सब्सक्राइब हो जाता है और उसमें आप अलॉटमेंट नहीं कर देते अलॉटमेंट नहीं होता अगर अलॉटमेंट नहीं होता अलॉटमेंट बचा हुआ तो भी आप लेके नहीं आ सकते तो पहला इसका ट्रेंड ये कि अगर आप पहला प्राइवेट में कोई भी किसी तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देते हैं तो उसके बाद में जब तक वो कम्प्लीटली अलॉट नहीं हो जाता है सारे के सारे शेयर इशू नहीं आते हैं तब तक आप कोई नया फर्दर कोई नया ऑफर सेम जो ऑफर है उसको नहीं ले सकते और अगर दूसरी चीज़ है कि एक आपने कोई इन्विटेशन दिया और मान लीजिए कि आपने मान लेते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 5 करोड़ का अगर आपने ऑफर दिया और वो 5 करोड़ का ऑफर सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है या कोई उसको ले नहीं रहा है तो कंपनी उसको विड्रॉ भी कर सकती है या फिर अगर आपको मान लीजिए 5 करोड़ में से 2 करोड़ का ऑफर जो आपने ऑफर दिया था उसमें 2 करोड़ का ही सिर्फ सब्सक्राइब हो पाया और रेस्ट 3 करोड़ का नहीं हो पाया तो कंपनी चाहे तो वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द 3 करोड़ है उसको विड्रॉ कर सकती है बिफोर द ड्यूरेशन पीरियड मान लीजिए किसी ने ऑफर दिया ऑफर फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए या डिवेंचर्स के लिए या प्राइवेट थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और उसमें उसका जो अमाउंट है जिसने डाला और उसके ऊपर नहीं हो पाया तो वो जो रेस्ट अमाउंट है वो कंपनी चाहे तो उसको बाद में या कुछ ड्यूरेशन के बाद वेट करने के बाद में उसको विड्रॉ करके एक नया फ्रेश जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकती है Then next is any offer invitation not to comply with the provision of this section shall be treated as public offer and all of provision act of securities contribution act 6 securities shall be required to comply. All money given to a subscription security under section shall be paid through check or demand draft. There is an other banking challenge but not in cash. If you making any if you are making the private placement offer, उसमें
जो सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट मनी होता है ये या तो थ्रू चेक होगा या डिमांड ड्राफ्ट होगा या बैंकिंग चैनल का आरटीजीएस होता है, एनएसडीबी होता है, बट कैश में हम भी नहीं करते, कैश जो है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। Any company making a offer under section shall allot its securities within 16 days। जो भी आप इस तरह का इसका ऑफर लेकर आते हैं, रिसिप्ट जब पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है उससे 60 डेज के अंदर में आपको पेमेंट 60 डेज के अंदर में आपको पूरा प्रोसेस करके अलॉटमेंट करना है। इफ कंपनी फेल टू अलॉट सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज तो उसको सारा जो एप्लीकेशन मनी है विद इन 15 डेज के अंदर में आपको रिटर्न करना होता है। विद इन 15 डेज के अंदर में अगर आप उसमें 15 डेज के अंदर में कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ if the company fails to deliver the application money within a course period it shall be liable to repay that money with the liable to pay the money with interest of 12%। एक्चुअली क्या है इसमें एक चीज और इसमें है कि अगर आपने मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी आपको आ गया, एप्लीकेशन मनी के लिए आपने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया और सेपरेट अकाउंट के अंदर में एप्लीकेशन मनी आपको आया, आने के बाद विद इन 60 डेज के अंदर में आपको वो जो एप्लीकेशन मनी आया है उसमें आपको अलॉटमेंट करना है। अगर आप अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो 60 डेज के बाद जो 50 डेज के अंदर में वो पैसा आपको रिटर्न करना है और रिटर्न करने के बाद में अगर आप नहीं करते उसमें 12% पर एनम जो है वो आपको चार्ज होगा 60 डेज खत्म होने के बाद। तो इसीलिए और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वो एप्लीकेशन जो मनी एक सेपरेट अकाउंट में आया, सेपरेट अकाउंट में आने के बाद में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करते। मतलब दो चीज़ें, या तो आप स्टेज में अलॉटमेंट करना है और दूसरी चीज़ उस पैसे को आप यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसमें अलॉटमेंट ना हो जाए। अलॉटमेंट होने के बाद ही उस मनी को आप अपने रेगुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। Provided money is received cash under the section shall kept in separate account. This already I told you. The application money is kept in the separate account and it should be allowed within 60 days और you are not utilized, आप उसमें यूटिलाइज भी नहीं कर सकते जब तक कि आपका वो अलॉटमेंट नहीं हो जाता। No company offers securities under section shall release any public advertisement. There is a restriction for the private placement. The company is not offer securities, any kind of public advertisement, media, marketing institution or agent to inform the public at large about such offer. When the second, although the company makes any allotment of securities in the section, it shall file the register of returns allotment in such a manner as we prescribe, including a complete list of securities holders with their full names, address, number of securities, allotment, such other elements to be prescribed. Subsection 10 says, if a company makes an offer or accepts money in contravention of section, the company, its promoter and directors shall be liable to penalty with the extent of the amount involved in the offer in relation to crores which is higher. And company shall refund all the money within a period of 30 days of the order is the penalty. Actually, इसमें यह है कि अगर कंपनी फेल होती है किसी भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंट करती है तो उसको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें विदिन 30 डेज के अंदर में जिस ऑर्डर पास होता है रिफंड करना पड़ेगा, या फिर पेनल्टी है इसमें 2 करोड़ रुपीज़ की, जो भी इसमें डायरेक्टर के जो भी मतलब है जो डायरेक्टर हैं प्रमोटर हैं जो भी इसमें कॉन्ट्रावेंट करते हैं उनका लायबिलिटी बनती है। सेकेंड है अब प्रोसीजर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से मैं कर सकता हूँ, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट है कि आपको जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए नोटिस आपको देना पड़ेगा 7 डेज बोर्ड मीटिंग के लिए। आप बोर्ड मीटिंग के अंदर में एजेंडा है, नोटिस में आपको मीटिंग का एजेंडा डालना पड़ेगा कि आप क्या क्या आपका एजेंडा रहेगा, आपको मीटिंग करनी है और उसमें डिस्क्राइब करना है कि हमारा जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसका अमाउंट कितना होगा, कितना और कौन कौन उसमें सब्सक्राइबर हैं, किस तरह से आएगा, तो सारी चीज़ें उसमें आपको डिस्कस करनी होती है। इसलिए सबसे पहले जब भी हम इस तरह का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट तो बोर्ड मीटिंग इज कंपल्सरी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। सेकेंड है आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कीजिए, उसके अंदर में आप ऑफर का लिस्ट प्रिपेयर होता है कि कौन कौन से जो भी मतलब ग्रुप हैं जिस पर्सन ऑफ ग्रुप है जिनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट का एप्लीकेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पास करना पड़ेगा ऑफर को अप्रूव करने के लिए। इसमें ऑफर लेटर मेन से ऑफर लेटर आपको अप्रूव होता है
कौन कौन ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनको कितना ऑफर कर रहे हैं, कितना अमाउंट का ऑफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मीटिंग के अंदर में डिस्कस होता है। उसके बाद रिजल्ट पास होता है कि हाँ हम ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करने जा रहे हैं। बट इसमें क्या है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर में आप इससे ये पास कर रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है एनुअल मीटिंग कह सकते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, जो भी पब्लिक जो भी आपका शेयर होल्डर्स है उसकी मीटिंग कंडक्ट करनी, क्योंकि उन्हीं की ये जो पावर है, ये पावर है जो ईजीएम में और ईजीएम में जो शेयर होल्डर्स है उनमें उनसे परमिशन लेना ही पड़ेगा, उनसे लेना पड़ता है, और उसके बाद ही आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अपने जनरल मीटिंग का आपको नोटिस भी करना पड़ेगा, डेट फिक्स करनी पड़ेगी, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, कहाँ मीटिंग होगी, वो एरिया, वेन्यू, डेट, टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, और देयर इज एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग यू हैव टू डिस्पैच द नोटिस बिफोर 21 डेज द डेट ऑफ मीटिंग। देन थर्ड वी हैव टू होल्ड द जनरल मीटिंग, present the letter of offer। the letter of offer जो आप जो ऑफर लेटर जो हम लोग जो करते हैं होता है इसके अंदर में, उसको पास फोर कहते हैं, बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग। इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। सर्कुलेट ऑफर लेटर, जब आपका ये मीटिंग के अंदर में ईजीएम में या ईजीएम में जब शेयर होल्डर्स के थ्रू जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो उसके बाद हमें ऑफर लेटर को accompanied with the serial number and address of the shareholders can be sent in writing or electronic form. Then we should send the offer letter to the group of people. Issue offer letter within 30 days of the meeting. Before it is already draft हो गया, बोर्ड मीटिंग में पास हो गया, ईजी में पास हो गया, उसके बाद आपको 30 डेज के अंदर अंदर में आपको जो ऑफर लेटर है ये सारा आपको भेजना पड़ता है जो ग्रुप ऑफ पीपल है फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, सब्सक्राइब के लिए। उसके बाद जो आपने ऑफर लेटर भेज दिया, उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास हो गया, जब आपका पास हो गया रेजोल्यूशन, तो आपको एमजीटी 14 फाइल करना होगा, और एमजीटी 14 के साथ साथ में डॉक्यूमेंट जाता है एमजीटी 14 के साथ में जाता है डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जो कि जो आपका ऑफर लेटर है, पास फाइल होता है, जो कि आप जो ऑफर के साथ में जितना सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना आप दे रहे हैं उसके लिए एक पास फाइल जाता है। उसके बाद जो एसआर की कॉपी होती है जो रेजोल्यूशन पास होता है ईजे में, उसकी एक कॉपी है, वो आपको एमजीटी फोर्टीन से अटैच करके उसको विद इन 30 डेज के अंदर में रेजोल्यूशन पास होने के बाद 30 डेज के अंदर में आपको फाइल करना होता है। जब एक बार ईजे में पास हो गया, तो उसके बाद ओपन एक आपको सेपरेट बैंक अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा, जिसके अंदर में एप्लीकेशन मनी आएगा, जो सब्सक्रिप्शन जो होगा, जो सब्सक्राइब करेगा जो शेयर्स को, वो उसमें वो अमाउंट जो है वो चेक जो भी चेक के थ्रू आता है, आरटीजीएस होगा या एनईएफटी होगा और अदर बैंकिंग चैनल के थ्रू जो होगा, तो कैश इज नॉट अलाउड, कैश यहाँ पर अलाउड नहीं है, वो आपको एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। फाइलिंग फॉर्म में मैंने आपको बताया पास 4 पास 5 विद इन 30 डेज फॉर द सर्कुलेट ऑफ द ऑफर, 30 डेज के पास होने के बाद में उस पर आपको ये डालना पड़ता है। फिर आपको जब आप एक टाइम फिक्स होता है विद इन 15 डेज और 20 डेज जो है टाइम लिमिट है, जिसके अंदर में आपको ऑफर लेटर सब्सक्राइब करने के लिए आपको ऑफर ओपन छोड़ना होगा। तो ओपन छोड़ने के लिए भी आपने एक बार जब एसआर पास किया, पास करने के 60 डेज के अंदर में अलॉटमेंट करना होता है, जो पैसा आया उसको 7 दिनों में डालना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ अलॉटेड बिफोर बोर्ड, एक बार आपका ईजे में पास हुआ, उसके बाद जब आप ऑफर देते हैं, ऑफर देने के बाद में जो आपको मनी सब्सक्राइब हुआ, अलॉटमेंट मनी आया, उसको आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके प्रेजेंटेशन है लिस्ट ऑफ अलॉटीज कौन कौन रहेंगे जिनको आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज दे रहे हैं, बोर्ड डिसीजन पास करना होगा विद इन 6 डेज ऑफ द रिसीविंग द अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट मनी है उसके 60 दिन के अंदर अंदर में आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके लिस्ट ऑफ अलॉटीज डाल के पासिंग रेजोल्यूशन ऑफ इशू द शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये भी आपको एक होगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतने नंबर लोगों को हमको ये देना है, उसके बाद कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट होगा, अमाउंट कितना है, और पर पर्सन को आप नंबर ऑफ शेयर्स कितना दे रहे हैं, वो सारी चीज़ एक बार बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करने के बाद यू हैव टू पास शेयर सर्टिफिकेट, इशू द शेयर सर्टिफिकेट। इशू शेयर सर्टिफिकेट इट मींस की एप्लीकेशन रिसीव होने से अलॉटमेंट के बीच में विद इन 60 डेज के अंदर में ही आपका अलॉटमेंट भी करना है और शेयर सर्टिफिकेट भी आपको इशू करना है। ये सब होने के बाद में फिर आपको एक फॉर्म पास 3 फाइल करना होता है आरओसी में, जिसके अंदर में आपका अटैचमेंट में जो डला होता है कि पास 4 होगा, पास 5 होगा, उसके अंदर में लिस्ट ऑफ अलॉटीज होगा, वो रेजोल्यूशन की कॉपी होगी, वो सारी आपको आरओसी में फाइल करनी होगी। इसको शेयर सर्टिफिकेट इन फॉर्म एच। उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको एज पर विद इन 2 मंथ्स
आपको शेयर सर्टिफिकेट जो है विद इन 2 मंथ, अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करना है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, ये कि अगर आपका कोई नॉन कंप्लाइंस होता है तो उस केस में 2 करोड़ की पेनल्टी है और अमाउंट इज इम्पोर्टेंट टू क्लियर। Now is compliance sheet. What is the compliance sheet? So notice of the board meeting in 7 days before, notice of EGM 20 days before, entity 14 30 days for passing a special resolution, issuance of offer letters 30 days of record of name of person, passport to ROC and GNL2 30 days of GNL2 जो फॉर्म होता है वो एक्चुअल में ऑफर लेटर के लिए होता है, तो ये जो एंटिटी 14 और GNL2 आपको एक साथ फाइल करना होता है। पास 5 to ROC, allotment within 6 days from the receiving of money, refund amount application money if अगर है तो 70 day visit of money and pass 3 to ROC 30 days of allotment। ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कि होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारी ईमेल आईडी पर बताएं, हम उसके साथ आपके साथ